fringe benefits. Very important one. The types of fringe benefit. Okay, being organizations, what type of benefits or what type of fringe benefits we are giving to our employees. कि भाई हम कौन-कौन से types के fringe benefit दे सकते हैं. So here we have a list of benefits which we can provide to our employees. So we can classify majorly in the 5 categories. We can have the benefits in terms of payment for time not work. We can give the benefits for the purpose of employee security. We can give the benefits in terms of health and safety of the employees. We can give the benefits in terms of welfare, recreational facilities at the workplace. कि भाई वर्कप्लेस पे और कंपनी के आजू बाजू में क्या है, वेरियस बेनिफिट्स, वेलफेयर फैसिलिटीज जो है वो हम क्रिएट करेंगे और हमारे एम्प्लॉयज को दे सकते हैं. एंड इवन आफ्टर द रिटायरमेंट, दैट इज ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उसके लिए भी हम क्या है वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स फाइनलाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और उनको देंगे, सो दैट दे विल आल्सो फील सिक्योर्ड इवन आफ्टर द रिटायरमेंट. So these are the major 5 benefits which we are giving to our employees under the title of fringe benefits. तो जब रिटर्न एग्जाम होती थी तो ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भाई फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स के फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं. बट यहाँ पे अभी आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, सो यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी नंबर्स. जो सारे नंबर्स है, जो एक्ट है, कौन से ईयर में आया है, कौन सा सेक्शन है, कितने डेज है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है फ्रॉम द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से. ओके, चलिए, सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, व्हाट टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स वी आर गिविंग टू आवर वर्कर्स. चलिए, द फर्स्ट वन इज अबाउट द पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क. मतलब वर्क प्लेस पे हमारा जो एम्प्लॉयज है वो काम नहीं कर रहा है बट फिर भी उसको वेज और सैलरी मिल रही है एज अ पार्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट. सो हियर वी कैन क्लासिफाई कि भाई कौन कौन सा हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है. तो दिस कैटेगरी ऑफ फ्रिंज बेनिफिट इंक्लूड्स द वर्क आवर्स ऑफ वर्क, कि भाई एक दिन में, एक वीक में उसको कितने घंटे काम करना है, उससे ज्यादा करेगा तो क्या होगा. पेड हॉलीडेज, कि भाई उसको छुट्टी का भी पैसा मिलेगा. शिफ्ट प्रीमियम एंड इवन पेड वैकेशंस. तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो हम यहाँ पे अंडर द टाइटल ऑफ पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क के अंदर हम उनको देते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइनलाइज करते हैं. तो उसके अंदर फर्स्ट है कि फॉर एग्जांपल द आवर्स ऑफ वर्क, कि भाई बीइंग वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज वो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है, उससे हम कितने काम ले सकते हैं, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो चीज. तो यहाँ पे क्या है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 51, तो इवन आपको एमसीक्यू के रूप में याद रखना है कि भाई ये आवर्स ऑफ वर्क जो है वो कहाँ पे फाइनलाइज हुआ है, अंडर द सेक्शन 51. तो वो क्या दिखाता है, द नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक. कि कोई भी एडल्ट वर्कर आपके यहाँ पे अगर काम कर रहा है तो उससे आप मैक्सिमम 48 आवर्स एक वीक के अंदर उनसे काम ले सकते हो, उससे ज्यादा काम नहीं लेना. तो रेगुलर रूटीनाइज जो वर्क होगा वो मैक्सिमम कितने घंटे का हो सकता है, 48 आवर्स का हो सकता है. उससे ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, ओवर टाइम का हो जाएगा, उसके मुताबिक उसको पैसा मिलेगा, वो अलग चीज होगी. बट मैक्सिमम रूटीन वर्क में आप उससे कितने घंटे काम ले सकते हो, मैक्सिमम 48 आवर्स इन अ वीक. एंड फर्दर द सेक्शन 54 of the same act restrict the working hours in a one particular day is 9 hours. मतलब एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा वो बंदे से आप रेगुलर वर्क के मुताबिक काम ले सकते हो, 9 घंटे से ज्यादा नहीं. तो रेगुलर मोड में मैक्सिमम 9 घंटा काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ओवर टाइम. इवन some of the organizations are taking even less than this. ये statutory requirement है कि भाई 9 घंटा एक वीक में 48 आवर्स, तो ये क्या हो गया, statutory requirement हो गई. बट इवन some organizations are there who are taking even less than this. और वीक का मतलब यहाँ पे 7 days नहीं है, 6 days है. so 6 into 8 that is 48. so on an average एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उससे ज्यादा की शिफ्ट नहीं होती है.
तो ये हो गया आवर्स ऑफ वर्क कि भाई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बंदे से आप इतना काम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रेगुलर मोड में। देन पेड हॉलीडेज कि भाई वो हॉलीडे है मंथ के अंदर बट फिर भी उसको वो हॉलीडे का पैसा हम काटेंगे नहीं, क्यों? तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। So as per the Factories Act 1948, the adult worker shall have the weekly paid holidays, preferably on Sunday. कि भाई फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आपके वर्कर्स को आपको एक दिन की छुट्टी देनी है वीक में, और नॉर्मली वो कब देते हैं? हम संडे को देते हैं। तो एक वीक में कितने डेज वर्किंग हो गए? 6 डेज वर्किंग हो गया, एक दिन छुट्टी का हो गया। बट वो छुट्टी वाला दिन जो है उसका पैसा नहीं कटेगा। आप जब बंदे की सैलरी करते हो तो उस टाइम पे आप नहीं बोलोगे कि भाई ये महीना है तो वो 31 डेज का मंथ था, बट उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 संडे थे तो हम 5 संडे के पैसे काट लेंगे और बाकी का डेज का पैसा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो। सैलरी के अंदर इवन संडे आ रहा है, वो बंदा काम पे नहीं आया बट फिर भी उसको वो दिन का पैसा मिलेगा, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। सो व्हेन अ वर्कर्स इज deprived of weekly holidays, he is eligible for the compensatory holidays of the same numbers in the same month. कि इवन क्या है कि भाई आप उसको छुट्टी के दिन बुलाते हो, वीकली हॉलीडेज पे बुलाते हो, तो क्या है उसको उसके मुताबिक क्या है छुट्टी मिलनी चाहिए। कि भाई आपने कि भाई 2 संडेज को उसको बुलाया तो 2 संडे के अगेंस्ट में उसको 2 छुट्टी मिलनी चाहिए कि जो वो बंदा बाद में ले सकता है। Even some organizations are giving the 2 weekly holidays or 2 days holidays in a week. For example, in the IT companies, कि भाई इंडिया के अंदर आप IT कंपनी देखोगे तो क्या है वहां पे they are giving a 2 days holidays. कि भाई IT वाले जो है वो सॉफ्टवेयर वाले जो लोग हैं वो सारा मेंटली काम करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो वो लोग मानते हैं कि भाई उनको 2 दिन की एटलीस्ट छुट्टी होनी चाहिए सो दैट कि भाई बंदा मंडे को फ्रेश होके वापस आए। तो इवन they are giving the 2 days holiday, Saturday Sunday 2 दिन की उनकी छुट्टी होती है। Next is about the shift premium. A company who are operating the second and third shift, they are supposed to give the premium to the workers who are supposed to work during the odd hours. तो odd working hours का मतलब क्या कि जो हम रेगुलर जो डे टू डे आवर्स है कि जहाँ पे हम एज ए ह्यूमंस जो हमारा रेगुलर एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट में जाकर अगर काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल एट नाइट, तो नॉर्मली हम क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। बट अगर आपकी फैक्ट्री सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में चल रही है, मतलब इवन नाइट शिफ्ट भी चल रही है, तो आप अपने वर्कर्स को नाइट में बुलाते हो कि भाई इवन जो सोने का टाइम है उसका उस टाइम पे आप उसको बुला के काम करवाते हो। दैट इज कॉल्ड ऑड आवर्स। कि भाई आप उसकी जो रेगुलर ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है रूटीन है उससे हट के उससे काम ले रहे हो। तो जब ऑड आवर्स में आप बुलाओगे, मतलब इवन नाइट शिफ्ट में जब आप बंदे को बुलाओगे तो उस टाइम पे जो उसका वेज और सैलरी जो होगी वो प्रीमियम होगी, मतलब एक्स्ट्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल दिन में अगर वो बंदा काम करता है तो उसको 150 रुपीज मिलता है, तो अगर वो नाइट शिफ्ट में काम करता है तो फॉर एग्जाम्पल ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 180 रुपीज लाइक दैट। तो 30 रुपीज क्या हो गया? प्रीमियम हो गया कि जो उसको मिल रहा है। क्यों? तो कभी वो बंदा ऑड शिफ्ट में काम कर रहा है इसलिए। तो इवन वी नीड टू गिव फॉर द ऑड शिफ्ट बेनिफिट्स शिफ्ट प्रीमियम्स कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को शिफ्ट प्रीमियम देना चाहिए और देते हैं एज अ फ्रिंज बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज अबाउट द हॉलीडे पेज कि भाई क्या है गवर्नमेंट की छुट्टी है। सो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर्स द डबल द नॉर्मल रेट ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉयज हु वर्क ड्यूरिंग द पब्लिक हॉलीडे आएगा यहाँ पे, ओनली हॉलीडे नहीं पब्लिक हॉलीडे आएगा। मतलब गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की है और वो पब्लिक हॉलीडे के दिन पे अगर आप उनको बुलाते हो तो आपको उनको डबल सैलरी देनी पड़ेगी या डबल वेजेस देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है नेशनल हॉलीडे है, फॉर एग्जांपल दिस मंथ की बात करूं तो 25 दिसंबर, तो 25 को क्रिसमस है और पब्लिक हॉलीडे है। बट आप पब्लिक हॉलीडे के दिन पे भी अगर उनको बुलाते हो, सेम वे हमारे फॉर एग्जांपल दिवाली है, न्यू ईयर है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है और वो दिन पे आप बुलाते हो बिकॉज आपकी एमएनसी कंपनी है और आप 24/7 365 आप चलाते हो, तो उस दिन पे आपने एम्प्लॉयज को बुलाया है काम के ऊपर, तो
इवन पब्लिक हॉलीडे के दिन वो बंदा अगर काम पे आता है तो वो दिन का आपको उसको डबल पैसा देना पड़ेगा एज अ फ्रिंज बेनिफिट्स। देन वी ऑल्सो सपोज टू गिव द पेड वैकेशंस, कि जहाँ पे क्या होगा, द वर्कर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, माइंस है, प्लांटेशंस है, कि जहाँ पे वो क्या है, हाईली ह्यूमिडिटी और इवन वहाँ पे डेप्थ में जाके वो बंदा काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको डेफिनेटली छुट्टी मिलनी चाहिए। तो फॉर वन पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर्स है, अगर उसके अंदर उसने 240 डेज से ज्यादा काम किया है, तभी वो बंदा क्या है, एलिजिबल हो जाएगा फॉर द पेड वैकेशंस। कि भाई एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर है 365 डेज और उसमें से 240 डेज से ज्यादा वो बंदे ने काम किया है, तो कितना वैकेशन मिलेगा, he or she is eligible for the paid vacations at the rate of 1 day for every 20 days worked। कि भाई 20 दिन तक काम किया है मतलब एक दिन की छुट्टी। तो फॉर एग्जांपल उसने एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर 240 डेज काम किया है, तो उसको वो ईयर के लिए 12 डेज पेड वैकेशन मिलेगा, मतलब 12 दिन की वो छुट्टी ले सकता है, बाहर घूमने के लिए जा सकता है और वो 12 दिन की सैलरी उसको मिलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पेड वैकेशंस बोलते हैं। इवन इन द केस ऑफ चाइल्ड, इवन ये एडल्ट का हो गया 20 डेज का, इवन एट द रेट ऑफ 15 डेज वर्क इन द केस ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, कि अगर 18 ईयर से कम वाला बंदा आपने अपॉइंट किया है आपके वर्क प्लेस पे, तो वंस अगेन 15 दिन इज इक्वल टू 1 डे का छुट्टी, उस हिसाब से कैलकुलेट करके देना है। बट अभी चाइल्ड लेबर बैन हो गया। तो दिस ऑल आर द वेरियस benefits which you are giving under the title of payment for time not worked as a fringe benefits to your employees. Second one is about the employees security, कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज को सिक्योर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी वेरियस बेनिफिट्स आप फ्रिंज बेनिफिट्स के रूप में देते हो। लाइक physical and job security is the employees are provided by the employer with the view to providing the securities to the employees as well as to the family members। कि भाई कोई भी एम्प्लॉयज होता है तो वो हमेशा टेंशन में रहता है, दो चीजों का उसको टेंशन है। वन, कि भाई उसकी जॉब सिक्योर है या नहीं है, मतलब अगर वो बंदा जॉब कर रहा है तो उसको जॉब में से ऑन द स्पॉट निकाला तो नहीं जाएगा ना, वो एक टेंशन उसके माइंड में रहता है। और सेकंड होता है फिजिकल, कि अगर उसको कुछ हो जाता है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ मी देन व्हाट विल हैपन विथ माय फैमिली, ये भी क्या है, बंदे को हमेशा ये क्वेश्चन सताता रहता है। तो ये सारे जो इश्यूज है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या है, वेरियस फ्रिंज बेनिफिट हम उसको और उसकी फैमिलीज को देना चाहते हैं अंडर द टाइटल ऑफ एम्प्लॉय सिक्योरिटी। तो वहां पे हम क्या देते हैं उनको, व्हेन द एम्प्लॉय सर्विसेज गेट कंफर्म्ड, कि जब उसका कंफर्मेशन पीरियड खत्म हो जाता है, वो बंदा कंफर्म हो जाता है, हिज जॉब बिकम द सिक्योर्ड एंड मिनिमम एंड कंटिन्यूअस वेज और सैलरी गिवन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज। कि भाई हम एम्प्लॉयज को बताते हैं कि भाई आप कंफर्मेशन पीरियड कितना होगा, जब आपने कंपनी ज्वाइन किया होगा उस टाइम पे हमने उनको बताया होगा, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा कि भाई हम आपकी सर्विसेज को फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए ऑब्जर्व करेंगे और आफ्टर द 1 ईयर यू विल बी गेट कंफर्म्ड। तो कंफर्मेशन टेन्योर के बीच में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और 1 साल के बाद उसको कंफर्मेशन का लेटर देंगे, कि जब बंदा कंफर्म्ड हो जाएगा मतलब वो सिक्योर्ड है, अभी उसको विदाउट नोटिस निकाला नहीं जाएगा। So even there are the certain act which gives the security to the employees. So following are the act which provide the income securities to the employees, like Payment of the Wage Act 1936 है, Minimum Wage Act 1948 है, Payment of the Bonuses Act 1965 है। ये सारे एक्ट का ईयर्स आपको याद रखना है कि भाई मिनिमम वेज एक्ट कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुआ था, वो एमसीक्यू के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो जितने भी एक्ट्स हैं वो कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुए हैं वो चीज आपको याद रखनी है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत कितने डेज का बेनिफिट्स मिलता है वो भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। सो इवन देयर आर द सम फर्दरमोर रिटेंचमेंट और इवन ले ऑफ कंपनसेशन इज आल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, कि अगर कंपनी एम्प्लॉयर कंपनी बंद करता है या कुछ टेन्योर के लिए बंद करता है तो उस केस में भी क्या है, वर्कर्स को सैलरी या वेज दिया जाता है सो दैट दे फील सिक्योर्ड। तो यहाँ पे
सेकंड टाइप के अंदर हम क्या है, उनको जॉब सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में हम उनको वेरियस बेनिफिट्स देना चाहते हैं। थर्ड वन इज अबाउट द सेफ्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर हेल्थ। तो फिजिकल सेफ्टी तो हम उनको दे ही रहे हैं, बट एज वेल एज अबाउट द हेल्थ. So as an employees, the safety and health should be taken care in order to protect the employees against the accident, unhealthy working conditions, and even to protect the workers' productivity capacities. कि भाई उसको ये इससे वर्कर्स को भी फायदा है और इवन हमें भी फायदा है कि भाई हम क्या यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या लेंगे कि भाई वर्क प्लेस पे ऐसी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए कि जिससे हम कम जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है उसको मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके, सो दैट कि जो एम्प्लॉयज है वो सेफ फील कर सके एट द वर्क प्लेस। कि भाई उसको फील होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो इवन हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, वर्क प्लेस पे ओपन मशीन्स नहीं होने चाहिए, मशीन्स के ऊपर प्रॉपर फेंसिंग है, हर एक एम्प्लॉयज को आपने प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सो दैट एम्प्लॉयज फील करे कि यस ही और सी इज सेफ, सिक्योर, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम है। अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई अगर बहुत सारा धुआं हो रहा है और वो धुएं से वो बंदे को कुछ डिसीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो बंदा क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर होगी, उसकी लाइफ कम होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जो ऐसे हैजार्डियस केमिकल्स है या उसका स्मेल्स है तो उसको हम कैसे बाहर लेके जाएंगे कंपनी से, कैसे आउट एम्प्लॉयज़ को उससे कैसे अलग रखेंगे, उसके लिए कौन कौन से टूल्स उनको देंगे, कौन कौन से मशीन्स हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिसीजंस लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होगा, हम एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, उसको रिटेन करते हैं कि भाई वो बंदा हेल्दी होगा तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। So the Factories Act 1948 stipulated the certain requirements, provisions regarding the working conditions with a view to providing the safe working conditions. तो इवन फैक्ट्री एक्ट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए कि भाई प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, इवन यूरिनल्स है, वॉशरूम्स है, इवन उसके बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई कंपनी के अंदर इतनी 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 चीजें मिनिमम होनी ही चाहिए। तो वो सारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जो आपको फॉलो करना है। तो इवन हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी क्या है, हम वेरियस बेनिफिट्स हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं। सेम वे वी आर ऑल्सो गिविंग द वर्कमैन कंपनसेशन कि अगर एम्प्लॉयज को कुछ होता है तो उसकी फैमिलीज को फाइनेंशियल इश्यूज ना हो जाए, तो उसके लिए भी क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स हम देते हैं। इवन वंस अगेन स्टैट्यूटरी भी रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द Workmen's Compensation Act 1923, the compensation is paid by the employers to the injured employees which is resulting from the workplace accident or his or her dependent in the case of death. कि भाई कंपनसेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय के साथ कुछ होता है और उसके कारण वो क्या हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई या चली गई, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर वर्क प्लेस पे कुछ एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा डेथ हो गया, मर गया, तो उसका जो डिपेंडेंट्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इवन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पूरा है कि जो क्या है, वर्कमैन्स को, वर्कर्स को कंपनसेशन क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, वो सारी चीजें वहां पे क्लैरिफाइड की गई है। तो दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन। इवन टेम्पररी है तो कितना मिलेगा, परमानेंट डिसेबलमेंट है तो कितना मिलेगा, वो चीजें भी वो एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन की गई है। इवन डेथ हो जाती है तो भी कितना कंपनसेशन होगा, तो इवन वो बंदे का कौन से डेजिग्नेशंस पे है, कितने सालों से कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको कंपनसेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट इज अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स कि भाई कंपनी के रूप में हम वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स उनको देंगे, लाइक medical facilities such as the hospitals, clinic, dispensaries are provided by the organizations not only to the members, employees, but also to their family members. कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है
तो उनकी खुद की हॉस्पिटल्स होती है, क्लिनिक होती है, डिस्पेंसरीज होती है कि जहाँ पे एम्प्लॉय और उसकी फैमिली दोनों को वहाँ पे मुफ्त में ट्रीटमेंट मिलती है या कम रेट में ट्रीटमेंट मिलती है. So under the Employee State Insurance Act 1948, the following health benefits should be offered to the workers. कि वे वेरियस बेनिफिट्स क्या है कि फॉर एग्जांपल सिक बेनिफिट्स, कि अगर कोई बंदा सिक हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो उस टाइम में क्या होगा, ही और सी विल बी गेट द सैलरी या वेज उसको मिलेगा, बट कितना मिलेगा, द 50% ऑफ द वेज शुड बी गिवन फॉर द 91 days फॉर द 2 consecutive periods. कि भाई एक बार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, दूसरी बार करना पड़ा, बट उस टाइम पे उसका बेसिक और डीए जो है उसका 50% वो उसको वेज और सैलरी के रूप में मिलेगा. मैक्सिमम कितने दिन तक मिलेगा, 91 डेज तक उसको मिलेगा, सो दैट उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में ना आए. सेम वे मेडिकल बेनिफिट्स, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेरियस मेडिकल बेनिफिट्स है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल अटेंडेंस है, ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, मेडिसिन है, कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन. तो ये सारा जो खर्चा है वो नॉर्मली कंपनी उठाती है या कम रेट पे एम्प्लॉयज को देती है. तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि जिसके मुताबिक हम क्या है बेनिफिट्स देते हैं. सेम वे जैसे हमने डिस्कस किया था कि इवन हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर कंपनसेशन देना पड़ेगा, जैसे पॉइंट नंबर 4 में था उसी हिसाब से कि भाई वर्क प्लेस पे अगर बंदे के साथ कुछ हेल्थ इश्यू हुआ, अगर वो टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ कट गया, पाँव कट गया, या उसका पर्टिकुलर जो केमिकल्स थे वो इनहेल हो गए उससे और उसके कारण वो बेहोश हो गया और वो अभी टेम्पररी काम नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो गया और वो काम नहीं कर पाएगा एक्सीडेंट के कारण, तो टेम्पररी डिसेबलमेंट है, मतलब वो अभी 1 महीना 2 महीना या 6 महीने तक काम नहीं कर पाएगा. तो इवन उस केस में भी क्या है, उसको कंपनसेशन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी. सो एज पर द एक्ट उसको क्या है, टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट्स देने चाहिए. सेम वे परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, कि भाई उसको परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया कि हाथ कट गया, पाँव कट गया, तो वो भाई लाइफ टाइम के लिए कट गया है, उसका लाइफ टाइम के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी चली गई, तो वो केस में भी क्या है, उसको पैसा मिलना चाहिए. कि भाई वंस अगेन हम देखेंगे कि भाई वो कितने सालों से है, कौन से डेजिग्नेशन पे है, कितना पैसा मिलता था, उस हिसाब से उसको कंपनसेशन डिसाइड करके कंपनी की ओर से उसको मिलना चाहिए. देन सेम वे द मैटरनिटी बेनिफिट्स, इवन द फीमेल वर्कर्स आर देयर कि जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो उनको भी क्या है, वेरियस बेनिफिट्स है कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें देने हैं. कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो कन्फाइनमेंट है, तो उस केस में 84 डेज का उनको लीव विथ पेमेंट है, पेएबल पीरियड है कि भाई उसको उतने दिन की छुट्टी भी मिलेगी बट सैलरी भी मिलेगी. अभी नाउ करंट में वो एनहेंस होके 6 मंथ हो गया, तो इवन इन द केस ऑफ प्रेगनेंसीज क्या होगा, 6 महीने की छुट्टी मिलेगी प्लस उसको रेगुलर सैलरी भी मिलेगी. तो ये दोनों में गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट जो कंपनीज है वो सब लोगों को ये देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. इवन इन द केस ऑफ मिसकरेज हो गया तो वो केस में भी 42 डेज है, तो वो इतने दिनों की छुट्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा. इवन सिकनेसेस विच इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी और कन्फाइनमेंट और मिसकरेज, तो उसके कारण भी क्या है, अगर छुट्टी लेना पड़ता है तो वो केस में कंपनी नहीं बोल सकती कि भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. कि भाई प्रेगनेंसी के कारण भी कोई इश्यूज होता है तो वो केस में एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलेगी, फीमेल एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलेगी और उसको इवन सैलरी भी मिलेगी. इवन गवर्नमेंट के अंदर जो फादर है इवन उनको भी छुट्टी मिलती है और उनको भी वो पर्टिकुलर डेज की छुट्टी मिलेगी और उसका वो पैसा नहीं कटेगा. सो इन बोथ द पार्टीज आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द वेरियस मैटरनिटी बेनिफिट्स. नेक्स्ट इज अबाउट द वॉलंटरी अरेंजमेंट, कि भाई इवन कंपनीज जो होती है, लार्ज कंपनीज जो होती है वो इवन बियॉन्ड जाती है. कि भाई ये सारा जो हमने देखा पॉइंट नंबर 5 के अंदर वो सारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था कि भाई कंपनी के मुताबिक रूल्स रेगुलेशंस और लॉ के मुताबिक ये सारी चीजें देनी ही देनी है. बट इवन जो लार्ज कंपनी होती है, बड़ी कंपनी जो होती है, वो क्या है, अपनी खुद की हॉस्पिटल्स बनाती है, क्लिनिक्स बनाती है, डिस्पेंसरीज बनाती है, इवन होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वो दवाइयाँ जो है उसके डिस्पेंसरीज होती है और वो भी अपने एम्प्लॉयज को और उसकी फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है. तो ये जो वेरियस ट्रीटमेंट्स है तो वो सारा क्या है, ये सारा क्या है, वॉलेंटरी बेसिस पे है.
कि जो इवन कंपनी अपने खुद के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को देगी, इवन गो बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कि भाई लॉ के मुताबिक जो देना तो है उससे वो तो दे ही रहे हैं, बट उससे आगे जाके भी वेरियस बेनिफिट्स देते हैं। सो स्मॉल कंपनी है तो वो क्या कर सकती है, कोई हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करेगी सो दैट उसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल सके। चलिए, ये इंपॉर्टेंट वन है, वन सेपरेट पॉइंट से पूछा जा सकता है। लाइक वेरियस रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, कि भाई कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको हम कौन कौन से बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो वहां पे है कैंटीन। तो वंस अगेन दिस इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड वंस अगेन इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कि अगर पर्टिकुलर जो फैक्ट्रीज है वहां पे 250 का रेशियो है कि 250 एम्प्लॉयज काम करते हैं या उससे ज्यादा काम करते हैं, देन इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि भाई आपके यहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। और कैंटीन के अंदर जो फूड है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सब्सिडाइज रेट पे होनी चाहिए, मतलब मार्केट में जो प्राइस है उससे कम रेट पे वहां पे खाना मिलना चाहिए, सो दैट कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो कैंटीन में जाके खाना खा सके। इवन सम कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द रेस्ट रूम्स areas where they can go and eat their foods which they bring from their home, कि भाई घर से टिफिन लेके आया है बंदा तो इवन उसको खाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूम्स होते हैं कि जहाँ पे जाके वो कैंटीन के अंदर बैठ के खा सकते हैं। सेम वे कंज्यूमर स्टोर्स, कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि भाई कंपनी जो है वो आउटसाइड ऑफ द सिटीज है, कि भाई कंडला पॉट पे पर्टिकुलर कंपनी है तो वो पर्टिकुलर नॉर्मल जो सिटीज है वो बहुत वहाँ से बहुत दूर है, तो उनके जो एम्प्लॉयज होंगे तो उनको खाने पीने का रेगुलर जो ग्रोसरीज है वो लाने के लिए बहुत गांव से पर्टिकुलर सिटी में जाना पड़ेगा, दूर होगा। तो ऐसे इश्यूज ना हो तो उसके लिए इवन क्या करते हैं कंपनी, उनका जो क्वार्टर्स होते हैं, उनका जो पर्टिकुलर एरियाज है कंपनी है उनके अंदर ही खुद एक कंज्यूमर स्टोर्स कंपनी ओपन करती है कि जहाँ पे सब्सिडाइज रेट में क्या है प्रोडक्ट्स मिलती है और लोग वहाँ से परचेज, एम्प्लॉयज वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेम वे क्रेडिट सोसाइटीज, कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करके वो अपनी सेविंग करके अपनी खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक चला सकते हैं। तो इवन एम्प्लॉयज को कोई किसी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाके लोन ले सकते हैं। तो इवन कंपनी जो होगी वो हेल्प करेगी अपने एम्प्लॉयज की कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश करने में, उसके अंदर इवन कंट्रीब्यूट करेगी सो दैट कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वहां से फुलफिल हो सके। सेम वे हाउसिंग, कि भाई इवन जो एम्प्लॉयज हैं उनको रहने के लिए तो कंपनी के खुद के क्वार्टर्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने एम्प्लॉयज अच्छी तरीके से रह सके वहां से, कंपनी में कोई फॉर एग्जांपल इमरजेंसी काम है तो जल्दी से आ सके, तो उसके लिए क्या करती है फैक्ट्री के पास ही उनका क्वार्टर्स होता है और वहां पे वो उनको अलॉट करती है क्वार्टर्स, तो एम्प्लॉयज जो होंगे वो क्वार्टर्स में रहेंगे, वहां से काम में आने जाने में उनको ईजी रहेगा, और वो क्या है उनको रहने का भी जो खर्चा है वो सारा कंपनी देगी तो उनका खर्चा भी कम होगा। सो इन दिस वे इवन हाउसिंग फैसिलिटीज आर आल्सो गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू देयर एम्प्लॉयज। लीगल हेल्प, कि अगर कंपनी की ओर से कोई एडवोकेट होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयज को कोई पर्टिकुलर लीगल मैटर्स है कि फॉर एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट बनवाना है या कोई लीगल मैटर के बारे में एडवाइस लेनी है, केस हुआ है तो उसको रिजॉल्व करना है, तो इवन वो कंपनी का जो लॉयर्स होगा उसकी टीम जो होगी उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। सेम वे एम्प्लॉयज काउंसलिंग सेंटर्स होगा कि भाई हेल्थ सेंटर के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट है कि जो काउंसलिंग करता है, तो जो एम्प्लॉयज है उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है कि भाई उनको या मेंटल फिजिकल साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो बंदा स्ट्रेस में है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनके पास बैठ के डिस्कस कर सकता है और जो साइकोलॉजिस्ट होगा, काउंसलर्स जो होगा वो उसको हेल्प करेगा टू ओवरकम फ्रॉम द इश्यूज। तो इवन काउंसलिंग से उनको हेल्प मिलेगी। इवन वेलफेयर ऑफिसर्स होगा कि ये जो सारी जो वेलफेयर बेनिफिट्स है तो वो कौन सा एम्प्लॉयज ले रहा है, कितने एम्प्लॉयज ले रहा है, कब लिया, कैसे लिया, कितने दिनों के लिए लिया, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने में, वो सारी चीज़ें मेंटेन रहे, उसको देखभाल करने में क्या है एक वेलफेयर ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इवन कंपनी के रूप में हम वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं कि जो ये सारी चीज़ों का देखभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई ये सब कुछ बिगड़ ना जाए।
सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द हॉलीडे होम्स, कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो वो क्या होता है, हिल स्टेशंस के ऊपर अपने खुद के रिसोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने खुद के बनाए होंगे या एग्रीमेंट किया होगा। तो कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, अगर उनको छुट्टी पे जाना है तो वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं, वहाँ पे छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो इवन हॉलीडे होम्स कंपनी के खुद के होंगे। सेम वे एजुकेशनल बेनिफिट्स, कि वे कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे जो है उनको अच्छी स्कूल मिले, अच्छी स्कूल्स में उनको पढ़ना मिले। तो उसके लिए इवन समटाइम्स क्या होता है, बड़ी कंपनी है तो उसकी खुद की स्कूल्स होती है, कि फॉर एग्जांपल वडोदरा में एलेम्बिक है तो इवन एलेम्बिक का खुद का स्कूल है। तो इवन सेम वे कि भाई बड़ी कंपनी है तो उसका खुद का स्कूल होगा, या क्या करेंगे वो लोग, दे विल रीएम्बर्स, कि भाई उनके जो एम्प्लॉयज है उनकी जो बच्चों की फीस है तो उसको रीएम्बर्स करेंगे, कि जो भी खर्चा होता है उसके लिए कंपनी पैसा देगी। इवन समटाइम्स क्या करता है कंपनी के लोग, कि भाई कंपनी की तरफ से उनको बस का जो पैसा है, हॉस्टल का है, कपड़ों का है, वो सारा जो पैसा है वो रीएम्बर्समेंट होता है, या 50% ऑफ देम वो देते हैं। तो इवन बच्चों का जो स्कूलिंग का खर्चा है उसके अंदर भी हम एम्प्लॉयर के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, सो दैट कि भाई हमारे एम्प्लॉयज अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाए। सेम वे वी आर ऑल्सो गिविंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो है वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर अच्छी तरीके से आ जा सके, कन्वीनियंट हो उनके लिए। तो उनकी कंपनी की ओर से स्पेसिफिक बस होती है जो उनको ले जाती है और घर पे वापस छोड़ आती है। वी कैन ऑल्सो हैव द पार्टीज एंड पिकनिक्स, कि भाई कंपनी की ओर से स्पॉन्सर्ड पार्टीज होती है, कि जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को हम इनवाइट करेंगे, दो लोग आएंगे, खाना पीना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा कंपनी देगी। एंड इवन सम मिसलेनियस एक्टिविटीज लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स, कि भाई कंपनी की ओर से क्रिकेट मैच है जहाँ पे एम्प्लॉयज क्रिकेट मैच के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम हम उनसे खिलवाएंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स विद द अवार्ड्स, कि भाई ये को करिकुलर एक्टिविटीज सारी करवाएंगे और उसके अंदर जो बंदा जीता है उसको हम अवार्ड देंगे। सेटिंग अप द क्लब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल क्लब हम बिल्डअप करेंगे जहाँ पे वो लोग आएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज, कि भाई उनका जो कम्युनिटी है वो एक्टिविटीज के लिए कोई स्पेसिफिक फैसिलिटीज हम उनको देंगे, कि भाई उनका मैरिज है, शादी है तो वो कहाँ वहाँ पे करवा सके। क्रिसमस गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, पॉन्डल, कि जो उनका कंसर्न जो पर्टिकुलर फेस्टिवल्स है तो वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके, तो उसके लिए वो गिफ्ट हम देंगे। लीव ट्रैवल्स, एनुअल अवार्ड, परफॉर्मेंस अवार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स हम देंगे उनको, मॉनेटरी एज वेल एज सिम्बॉलिकली, सो दैट दे विल फील मोटिवेटेड। तो ये सारे क्या है, वेरियस रिक्रिएशनल बेनिफिट्स है कि जो हम वेलफेयर के रूप में उनको देते हैं, सो दैट दे विल फील satisfied, motivated, and they will sustain with the organizations. The last one is about the old age benefits, कि even after retirement, कि भाई बंदा जो है वो रिटायर हो जाएगा बट उसके बाद भी उसको इश्यू ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव द वेरियस बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुइटी है, डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस है, मेडिकल बेनिफिट्स है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम उनको देंगे, कि फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ प्रोविडेंट फंड तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इवन जितना वो बंदा कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, सो दैट कि भाई उसका पूरा लाइफ टाइम के लिए सेविंग होता रहे। पेंशन के इवन वो बंदा रिटायर हो गया तो इवन रिटायरमेंट के बाद भी उसको पेंशन के रूप में आधी सैलरी मिलती रहेगी जब तक वो जिंदा है तब तक, सो दैट कि भाई उसका ओल्ड एज में वो अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड कर सके। ग्रेजुइटी, तो वो लॉयल्टी बेनिफिट्स है, अगर 5 साल से ज्यादा वो बंदे ने एक ही कंपनी में जॉब किया है तो वो ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल है, और ग्रेजुइटी कैलकुलेट करके जब वो रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे इवन उसको ग्रेजुइटी की अमाउंट मिलेगी। लिंक इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो दोनों पार्टीज देती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लिया हुआ है, बट प्रीमियम दोनों लोग फिल अप कर रहे हैं, एम्प्लॉयर भी फील करेगा, एम्प्लॉई भी फील करेगा, दैट इज डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस, सो दैट कि अगर एम्प्लॉयज को कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे टू द फैमिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉयज की फैमिली सिक्योर हो। इवन मेडिकल बेनिफिट्स, कि भी कंपनियां जो है वो इवन जो एम्प्लॉयज रिटायर हो गए हैं वो भी कंपनी में आके जो मेडिकल बेनिफिट्स है, हॉस्पिटल्स है, वहां पे आके सर्विसेज
ले सकते हैं। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज जो है उसके बाद भी हम वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं अंडर द टाइटल ऑफ